नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप भी अच्छे ही होंगे, आप भी सकुशल होंगे और अपनी कंसंट्रेशन और अपने सुचारू रूप से कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, और एक बार जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया, सेशन को शेयर करें और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया मेरे दोस्तों लाइक करें। और अगर चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरे दोस्तों बहुत गलत बात है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जैसे ही क्लास आई तो आपका इसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके स्लाइड पर आ जाता है कि आपको पता चले कि ठीक है सर की लाइव क्लास कितने बजे से होने वाली है। तो थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए सीटी और अभी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए 2 बैच चला रहे। तो आरपीएफ एसआई वाले सीरीज का नाम है, उसका नाम है फरार बैच, और जो सीटी के लिए उसका नाम है आरंभ बैच। तो ये 2 सीरीज अभी चल रही है। तो ये आज की क्लास होने जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस की है, और ये जो हम अपना प्रहार बैच है आरपीएफ का, इसके लिए 20वीं क्लास होने जा रही। तो देखो 75 दिन का थ्रोन एजुकेशन ने टारगेट लिया था, और इसमें मेरे दोस्तों आज 20 दिन तो हो चुके हैं, 20वीं क्लास आज हो चुकी है। तो एक बार सोच के देखो मेरे दोस्त कि 20 क्लास हो चुकी है, 55 दिन ही और बचे हैं। और थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो इसी प्रकार कंटिन्यूसली करते करते 55 दिन में सिलेबस कंप्लीट भी करा देगी। लेकिन आप इस टाइम को अगर अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, इसका कंजप्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका सिलेबस ऐसा का ऐसा ही रह जाए। आप इस चीज में ढूंढ रहे थे कि कोई कोचिंग है जो अभी मतलब कंप्लीट कोर्स विद बेसिक से और एडवांस से कंप्लीट कोर्स भी करवा दे और एग्जाम पहले करवा दे और फ्री में, क्योंकि एक बार आप कोर्स ले चुके हैं या नहीं लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सर दोबारा आपको अफोर्ड करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो फ्री में करवा रही है यूट्यूब पर, बिल्कुल मुफ्त में करवा रही है। आपसे कोई चार्ज नहीं कि एक टॉपिक करवाने का, तीसरा टॉपिक चल रहा है। अभी तक कोई पेड कोर्स की कोई बातचीत नहीं, और ना ही हम आपसे पेड कोर्स लेंगे, पेड कोई पैसे लेंगे, इसके कोई पैसे नहीं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज का प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस के। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिए थे मेरे दोस्त। तो बेसिक जब कंप्लीट कर ली तो अब क्या बचा है कि सर जब बेसिक ही कंप्लीट कर ली तो अब तो क्वेश्चन बचे। तो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन जरूर हम कंप्लीट करेंगे। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 240 रुपए प्रति दर से बेचता है, वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर दूसरी को 25% की हानि पर बेचता है। तो पूरी लेन देन में निव्वल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहली पर कितना हुआ कि पहली पर 20%, एक तो 20% है, एक 20% है। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि जब 20% है तो 20% को क्या बोलते हैं कि सर 1/5 बोलते हैं, और 25% को सर 25% को हमें पता है 1/4 बोलते हैं। 20% पर लाभ हुआ तो 5 में 1 की वृद्धि हुई है, 5 पे 1 की वृद्धि 6 हुई है, और 25% की यानी तो 4 में 1 की कमी हुई है, 3 हुई है। ये बताओ ये सीपी है ये एसपी है। कल हमने ये देख लिया था कि ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, पूरी लेन देन में निव्वल लाभ हानि तो क्या बता रहा है 240 रुपए प्रति की दर से बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का समान। अब विक्रय मूल्य हम यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, दोनों को समान करो। इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा सर? इसके पूरे समीकरण पूरे अनुपात को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कंप्लीट हो जाने वाला। तो पहला है 5 और 6, दूसरे को 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 और 6। ये सीपी है और ये एसपी है कंप्लीट। ये क्या है? ये 6 है, लेकिन 6 न देकर कितना है कि प्रत्येक 240 रुपए में बेचता है। तो कितने मल्टीपल पर है सर? ये मल्टीपल पर है 24 में 6 का 4 बार, तो 40 के मल्टीपल पर है। पूछ क्या रहा है? अच्छा हानि, अरे यार ये तो जरूरत नहीं है इसकी, ओनली निव्वल लाभ हानि पूछ रहा है। ठीक है, निव्वल लाभ हानि। कंप्लीट सीपी कितना है सर? 13 है, और कंप्लीट एसपी कितना है सर? 12। कितने की हानि हुई सर? 1 रुपए की हानि हुई। कितने में? 13 रुपए में। माइनस का है, और इन प्रतिशत के लिए 100, तो माइनस का 100/13% यानी 7 फिर कितने बार जाएगा? 9 बचेंगे, 90 में 6 बार और फिर 9 बार। ठीक है, तो 7.69% का हानि होगी, 7.69% की मेरे दोस्त हानि होगी। इस प्रश्न का आंसर क्या आया? सी। इस प्रश्न का आंसर है 7.0969%। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर मेरे दोस्त रन करते हैं, मूव करते हैं कि जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। वैसे ही 5 वस्तुओं को 825 रुपए प्रति दर से बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले क्या होता है कि वैसे ही लाभ 20% का लाभ होता है, 20% का मेरे दोस्त लाभ होता है, यानी 1/5। तो 5 में 1 की वृद्धि 6, 5 में 1 की वृद्धि 6। क्या बोल रहा है? 960 में, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? 6 में बेच रहा है, ये कह रहा है 960 में।
कितने मल्टीपल पर 16, तो 160 के मल्टीपल पर, तो इसका कंप्लीट वो कितना है, क्या इसका सीपी कितना है, सीपी है 800 रुपया, 800 रुपया सीपी है। क्या बोल रहा है, यदि वस्तु यदि ऐसी ही वैसी 5 वस्तुओं पर 825 रुपए की दर से बेचा जाए तो लाभ व हानि प्रतिशत, एक वस्तु 800, प्रत्येक को 825 रुपये बेच रहे, कितना लाभ होगा, 25 रुपए का लाभ होगा, कितने पे 800, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 20 से 208 का 25 से भाग देंगे तो 3.125% का लाभ होगा। कितने का होगा मेरे दोस्त, 3.125% का लाभ होगा। अगर कोई भी चीज मेरे दोस्त, अगर आपके समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज, देखो शॉर्ट ट्रिक से करवाना है, अर्थमेटिक कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक पे चलेगी, क्योंकि कंसेप्ट से तो आप और कहीं पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है। शॉर्ट ट्रिक ये 20% 5 में 1 की वर्दी 6, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 6 महीने बेच के कितना बता रहा है 960, कितने के मल्टीपल 160 के, तो ये मूलधन भी जो हमारा लागत मूल्य ये भी 160 के मल्टीपल पर रहेगा, तो 800 रुपये आएंगे। एक वस्तु को 825 देखो 5 वस्तुएं, 5 वस्तुएं तो 8 में 4000, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 4125 रुपए हो जाएंगे। 125 बटा 8000 आएगा, तो वही रेशियो आएगा 25/800। तो एक वस्तु पर अगर जब समान विक्रय मूल्य और समान क्रय मूल्य हो तो एक वस्तु पर निकालो लाभ % सेम आने वाला है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार कितना आएगा 3.125%। एक व्यक्ति कुल 750 में 2 घड़े ए और बी खरीदता है, ए को 20% के लाभ पर बेचता है और बी को 25% की हानि पर बेचता है। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान पाता है, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान पाता है, तो ये क्या 20% यानी 1/5 और 25% यानी 1/20% वाली पे लाभ हो रहा है, मतलब 5 में 1 की वृद्धि 6, ये ए है। दूसरी घड़ी बी है, 4 में 1 की कमी 3, ये हानि हो रही है। दोनों का विक्रय मूल्य समान पाता है, समान कैसे पाएगा, इस अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 6 है तो 3 को भी 6 बना दो, 3 को 6 बना दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएंगे, ये ऊपर वाले तो 5 और 6 ही रह जाएंगे, ए है। बी क्या है, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बोल क्या रहा है, दोनों को 650 रुपये। ए और बी के क्रय मूल्य क्या है बाद में देखेंगे, पहले ए और बी के क्रय मूल्य 650 रुपये में खरीदता है, कंप्लीट 650 रुपये में खरीदा 13, लेकिन ये क्या कह रहा है 650 रुपये में खरीदता है, और हम कह रहे हैं 13 रुपये में खरीद रहा है। कितने के मल्टीपल पर है, सिर्फ 50 के मल्टीपल पर है। तो अब इनका क्रय मूल्य क्या ज्ञात करेंगे, ए और बी का अनुपात, ए और बी, ए कितनी है 5 और बी कितना है 8। अब इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 250 आ जाएंगे, हाँ 250 आ जाएंगे। क्या इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 आ जाएंगे, हाँ 400 आ जाएंगे। तो एक हो गया 250 से एक हो गया 400, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 650 है। तो पूछ क्या रहा है, ए और बी का क्रय मूल्य, एक का 250 और दूसरी का 400, तो ये भी हमारा मेरे दोस्त का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं कि एक दूधिया 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है, जो कि दूध की कुल मात्रा का 1/4 है। 1/4 दूध की मात्रा का, वह इस मिश्रण को 26 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लो वो क्या बोल रहा है कि प्रति 4 लीटर दूध है तो वो 100 रुपए में खरीदता है, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, मतलब 5 लीटर का मूल्य भी कितना हो गया 100 रुपए। तो 1 लीटर का मूल्य कितना हो गया 100/5 यानी 20 रुपए प्रति लीटर। पानी को हमेशा जब रेट नहीं देगा, पानी को नेग्लिजिबल माना कि उसकी कुल मात्रा का 1/4 पहले 4 थे, 1/4 1 किलो और मिला दी, 1 लीटर मिला दिया तो 5 लीटर हो गए। तो 5 लीटर का 100 रुपए रहेगा, 4 लीटर का भी 100 रुपए था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो 5 लीटर हो गया, तो 5 लीटर का भी 100 रुपए, तो 1 लीटर का 100/5 20 रुपए प्रति लीटर। 26 रुपए में बेच रहा है तो कितना लाभ होगा 6 और बटा 20 और इंटू 100। 1 0 से 1 0 2 से 5 बार, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% का उसे लाभ होगा। तो लाभ कितने परसेंट का होगा मेरे दोस्त, 30% का उसको लाभ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है। उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है और विक्रेता 25% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि फुटकर मूल्य 1265 रुपए है तो साइकिल के उत्पादन का मूल्य कितना होगा। फुटकर मूल्य मतलब लास्ट में 1250 रुपए है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे उत्पादक, पहले उत्पादक, फिर क्या आएगा थोक विक्रेता, फिर क्या आएगा विक्रेता। मतलब पहले जैसे कि
किसी कंपनी ने साइकिल बनाई, फिर वहां से थोक विक्रेता हजारों की बल्क संख्या में ने साइकिलें खरीद ली, फिर वहां से 10-10, 20-20, 50-50 साइकिल विक्रेता को, विक्रेता वाला दुकान वाला, उसको विक्रेता कौन होता है? दुकान वाला। थोक विक्रेता कौन होता है? जो ट्रांसपोर्ट से हजारों की संख्या में साइकिलें खरीदता है, फिर कुछ छोटी छोटी इकाइयों में बांट देता है, और फिर एक एक इकाई कौन बांटता है? एक एक इकाई कौन बांटता है? एक एक इकाई बांटता है विक्रेता। तो विक्रेता को ना, इसको ये मान लो ये 100 रुपए में बनती है, तो इसको कितने रुपए में पड़ी? कि इसको 110 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का लाभ हो गया। अब इसको अगले को कितने में पड़ेगी? तो 110 का 115%, ये इसका खरीद मूल्य हो गया। अब ये कितने में बेचा है? इसको 25% के लाभ पर। तो 110 गुणा 115/100, 25% यानी 4, 1/4, तो 4 में 1 की वृद्धि, 5/4, 5/4 का मतलब कितना था? 1250। अब क्या करेंगे हम? 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, इसको यहीं तक रोक लेते। अब क्या करते? 11 से कट हो रहा है एक बार 16 में, ये 11 से कट हो रहा है, 11 एकम 11, और 11 से एक बार, फिर 16 में, फिर एक बार, 55 में 5 बार, 115 से 115 कट गया, हो गया। तो 1% का मान कितना आ गया? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। पूछ कह रहा है साइकिल के उत्पादन का कुल मूल्य कितना है? साइकिल का उत्पादन का 100%, 1% नहीं है, 100% उत्पादन का मूल्य, तो 100 गुणा 8 यानी कितना आ गया मेरे दोस्त? 800 रुपया आ गया। कितना आ गया? 800 रुपया आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 21 रुपए में बेची, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 21 रुपए में बेची और उसका हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप में क्रय मूल्य के बराबर था। क्रय मूल्य के बराबर, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक व्यक्ति ने एसपी है 21 रुपये, सीपी है x रुपये। अब x रुपये, उसमें उसको प्रॉफिट, उसको हानि कितने रुपए की? उसको हानि हुई क्रय मूल्य के बराबर की, ठीक है। तो कितना आ गया? 21 आ गया। तो देखो x कोष्टक में 100 माइनस x अपॉन 100 बराबर 21 रुपए में उसने बेची, तो x 100 माइनस x बराबर 2100। तो ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2100। अगर x की जगह हम 70 रखते हैं तो 70 गुणा 30 तो भी 2100 आता है, और x बराबर अगर 30 रखते हैं तो 30 गुणा 70 बराबर भी 2100 ही आता है। तो x के दो मान होंगे, या तो 30 होंगे या 70 होंगे, तो दोनों ही होंगे, ठीक है। या तो 30 होंगे या 70 होंगे, दोनों में से अगर 30 रखोगे तो भी उतने ही, जितना रुपए में क्रय मूल्य, जितना रुपए का क्रय मूल्य उतने अंक के मान की प्रतिशत हानि होगी, और 70 होगा तो 70% की हानि होगी, 30 रुपए होगा तो 30% की हानि होगी। एक व्यक्ति 4000 की 100 चादर खरीदता है तथा उनमें से 20 चादर को 5% के लाभ पर बेच देता है। 4000 रुपए में 100 चादर खरीदता है, उनमें से 20 चादर को 5% के लाभ पर बेच देता है। वह शेष चादरों को कितने % पर लाभ पर बेचते हैं ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो? 20 चादरों को कितने % पर बेचा? 5% पर, ठीक है। अब कितनी बच गई? 80। 80 को कितने पर हमें पता नहीं है ना, x% पे, बराबर 100 चादरों को कितना लाभ हो रहा है? कि सर 20% हो रहा है, ठीक है। अभी देखो x का मान निकाल लो, 100% प्लस 80x% बराबर 2000x%। तो 80x% बराबर 2000 में से 100 गया तो कितना आ गया? 1900%। तो x बराबर परसेंट से परसेंट गया तो x बराबर 1900 बराबर 80। 1 0 से 1 0 गया तो x बराबर 19 में 2 बार बचा कितना? 3, 30 में 3 बार 23 पॉइंट बचा कितना? 24, तो 6 60 में 7 बार 40 में 23.75 रुपए इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रकार इनका क्रय मूल्य नहीं देखना है हमें क्या देखना है? जब क्रय मूल्य सभी का 4000 में खरीदा, मतलब 100 चादरों को, एक चादर का 400 रुपए का, तो वो भूल जाओ। एक चादर पे पहले 20 चादरों पे 5% का लाभ हो, 80 चादरों पर x% हमें पता नहीं है ना, वो निकालना है। और कंप्लीट 100 चादरों पे 20% का लाभ हो तो 100 गुणा 20% ये लाभ हमारा निकलना है, ठीक। अगर क्रय मूल्य तो पी रख देता, पी से पी को बना के वैसे कर देता। इसीलिए हमें डायरेक्ट कंसेप्ट ट्रिक में रहता है, लेकिन उसको डायरेक्ट उसका रिजल्ट पेश कर देता है। क्या रिजल्ट पेश कर देती है ट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के भार की जगह 960 ग्राम के भार का उपयोग करता है। 960 ग्राम के भार का उपयोग करता है। उसका तराजू भी 960 ग्राम का भार रखने पर 1 किलोग्राम ही दर्शाता है। हाँ, वो बात एक ही है, ठीक है। तो दुकानदार पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब ऐसा है कि
वह 1 किलोग्राम के बाहर के 960 ग्राम का, ठीक है, वह 960 ग्राम तो देता है और 1000 ग्राम के पैसे लेता है। तो 960 ग्राम का लेता है, लेकिन कहता क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने का। मुझे तो लाभ हो ही नहीं रहा है, मुझे तो स्टॉक में रह गया, तो इस माल को निकालना, नया माल आना है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा आपको कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब 960 ग्राम है और 1000 है, 960 1000 की जगह 960 ही दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 1000 के। तो कितने के अधिक ले रहा है कि सर 40 ग्राम के, 40 ग्राम बराबर बटा 960 इंटू 100। 10 से 10 4 से कट गया तो 24, 24 को 100 से कट करेंगे तो पहले 4 से कट कर दो, 25/6, और 25/6 का मतलब आ गया 4 पॉइंट बचा कितना, 1 10 और फिर 4 40 में, तो 4.16%, कितना हो गया 4.16%। तो इस प्रश्न का मेरे दोस्त कितना आंसर आ गया, 4.16%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 250 ग्राम के बाहर की जगह 225 ग्राम के बाहर का उपयोग करता है। 225 ग्राम बाहर ही उपयोग करता है, लेकिन 250 ग्राम का कहता है। 225 तो बेचता है, लेकिन 250 ग्राम के पैसे लेता है, क्योंकि 25 ग्राम तो भाव में खा रहा है, उसका तराजू भी 225 ग्राम का बाहर रखने का, ठीक है, ये तो वही बात है। तो दुकानदार का लाभ 225 पे कितना, सर 225 ही दे रहा है, लेकिन 250 के रुपए ले रहा है, कितने अधिक ले रहा है, 25 ग्राम के अधिक ले रहा है, कितना 225, और मल्टीपल के लिए, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 25 से कट गया 9 बार, 100/9 होता है 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, यानी 11.11%। तो कितना आंसर आ गया, सी आंसर आ गया 11.11%। नेक्स्ट प्रश्न, हैदराबाद में MG एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी है। यदि वह अपने सॉफ्टवेयर पर 20% की छूट देती है, यदि वह अपने सॉफ्टवेयर पर 20% की छूट देती है और वह तब भी 50% का लाभ कमाती है, तो सॉफ्टवेयर को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया। ये आ गया CP, और अंकित मूल्य, कितना अंकित मूल्य। CP हमारा 100 है, लाभ कितने का हो रहा है 50%, 150। अब कितने 20% की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य मान लो P है, इस पर 20% यानी 80/100 बराबर 150। 10 से 10, ये 4, ये 5। अब ये 2 से कट गया, 2 बार 2 से कट गया तो 75। 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, P गुणा दो, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 और 7 को 35, 35 और 2 37, 375, कितना आ गया 375। तो P का 375 में भाग देंगे तो कितना, 37 का आधा आ जाएगा 18, फिर 15 का आ जाएगा 187.5, कितना आ जाएगा 187. तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा मेरे दोस्त कि सर 187.5 आ गया ना, ठीक है 187.5 आ गया। इससे कितना अधिक है सर, 87.5 अधिक है ना, तो ये परसेंट आ जाएंगे डायरेक्ट। 100 का 87.5% कितना अधिक होता है 87.5%। तो आंसर आ गया डी, हमारा आंसर आ गया 87.5%। यदि एक व्यापारी अपनी छूट प्रतिशत को 25% से 15% में बदल देता है तो उसके विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लो उसका 100 रुपए उसका अंकित मूल्य, क्या है अंकित मूल्य है। पहले 25% की छूट देता था तो विक्रय मूल्य कितना था, ASP 75 था। 15% की छूट दे रहा है तो अब कितना है 85। विक्रय मूल्य में कितने की 75 में 10 की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई 75 और बटा 100। यहां से 4 बार 25 और 25 से 75 3 बार, तो 40/3 यानी 13 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया, 13 सही 1/3% इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, देखो कितना ही बड़ा प्रश्न आ जाए, शॉर्ट ट्रिक में हो रहा है। अब इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको क्या चाहिए, बस डायरेक्ट आपको देखते ही आंसर निकालना तरीका आ रहा है। अंकित मूल्य आपको मानना आ गया, यानी कि इसको 100 मान लिया। मान लो आप कहते हैं कि सर 100 से नहीं 150 मान लो, 150 में 25% का निकालो, 15% निकालो, 100 निकालो। प्रतिशत पढ़ते ना, प्रतिशत में यही चीज लिखाई थी कि अगर प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है तो संख्या हमारी कंडीशन अगले की संख्या हम चाहे उतना ही मान सकते हैं। तो हमें जिस पर काम करना होता है उसको 100 मानो ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो। इसका 25% छूट देते 75 बच जाएगा, 15% छूट देते ही 85 बच जाएगा। तो आजकल के एग्जाम्स मेरे दोस्त कैसे निकलते हैं, आजकल के दोस्तों एग्जाम्स ऐसे नहीं निकलते हैं जैसे कि आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन कंसेप्ट यूज आने के बावजूद आपको ट्रिक यूज और मानना, ये समझिए कि 100 किसको मानना है, कैसे करें, ये सब चीजें जब तक समझ में नहीं आएगी तो तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कि सर इसका कोई रीजन, इसका रीजन है मेरे दोस्त, इसका रीजन ऐसा है
कि ट्रिक बेस पे नहीं करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जब बेसिक से करेंगे तो टाइम, कंसेप्ट से करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम अगर ज्यादा लगेंगे ना मेरे दोस्त, तो ये एग्जामिनर क्या कहता है कि मुझे टाइम ज्यादा लगाने वाले नहीं चाहिए, मुझे कम टाइम में ज्यादा काम करवाने वाला बंदा चाहिए। यहाँ पे जो बंदा एग्जाम में कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा नंबर ला सकता है, तो वो बंदा मेरे जब सर्विस करेगा तो भी कम समय में ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो मैं कम समय में कम काम करने वाले को क्यों नौकरी दूं, क्यों उसको तनख्वाह दूं, तनख्वाह वो भी उतने ही ले रहा है, तनख्वाह ज्यादा काम करने वाला भी उतने ही ले रहा है। तो इसलिए वो बंदे जो एग्जाम, जो भी बोर्ड रहता है, वो बोर्ड इसी प्रकार ये मेरिट छाड़ता है कि मुझे वो बंदे चाहिए जो कम समय में, निर्धारित समय में जो काम दिया जाता है उससे भी ज्यादा काम करके दे। इसलिए गवर्नमेंट भी आपसे ज्यादा समझदार है, इसलिए ये एग्जाम प्रणाली स्टार्ट की गई। जैसे एक रील्स, मेरे दोस्तों एक रील्स चलती रहती है कि ऐसा एक नाम था वैज्ञानिक, इसने एक एग्जाम की खोज की थी। तो जो बंदा नहीं पढ़ता ना, वो तो उस रील्स को इतना ज्यादा लगा, मतलब एक तो स्टोरी पे लगाता है, एक शेयर करता है, देख भाई ये ना होता तो आज हम मजे से रहते, मजे से नहीं रहते, वो आज करके चला गया। तो आपको भीड़ से अलग करने का एक ऑप्शन दे गया उसने। अगर एग्जाम्स लागू कर दिया ना, तो एग्जाम्स का मतलब एक चीज समझो कि उसने भीड़ से अलग करने का आपको एक मौका दिया। नहीं, आप भीड़ से अलग कैसे होते, आप जॉब लग रहे हैं तो कैसे, ऐसे थोड़ी है कि आपको फिर अप्रोच चलती, और जब अप्रोच चलती ना मेरे दोस्त, तो अप्रोच में कुछ नहीं होता है। तो अप्रोच और उसके साथ क्या कि चमचागिरी, आप जानते हैं ना चमचागिरी, चमचागिरी सबसे बुरी चीज है। आप अगर कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं तो आपको ये डर रहता है, अगर आप में क्वालिटी नहीं तो आपको ये डर रहता है कि मैं अगर मैं ठेकेदार की बात नहीं मानूंगा ना तो मुझे जॉब से निकाल देगा। तो उसे क्या बोलते हैं, चमचागिरी। वो कहेगा हाँ साहब पानी लो, क्यों भाई उसको पानी क्यों पकड़ाएगा, तेरे को वो दिहाड़ी दे रहा है, ठीक है, तू दिहाड़ी के बदले काम कर रहा है, वो तेरे को फ्री में नहीं दे रहा है, तो तू ईमानदारी से काम कर, तेरे को ईमानदारी से पैसे देगा, उसके लिए काम करने नहीं देता, तू पैसे के लिए काम करने देता, पैसे के लिए काम कर, अपनी मजदूरी कर और तुरंत अपना वापस आ। चमचागिरी करना, अगर आप चमचागिरी करोगे ना आपको अवश्य वो हटाएगा, क्योंकि अब भी उसको पता नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलेगा कि यार मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे, चमचागिरी के चक्कर में मेरा काम कम नहीं कर रहा। वो ठेकेदार, देखो कोई भी इंसान हो अपना नुकसान कभी नहीं सहन कर सकता। तो यही चीजें कि एग्जाम जो गवर्नमेंट बोर्ड बैठाती है, बोर्ड को यही कहती है कि ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो तनख्वाह से ज्यादा काम करके, मतलब जिसको हम तनख्वाह दे तो तनख्वाह से ज्यादा कमा के देना चाहिए। में तब रेलवे में लगाया जाता है, आपको रेलवे में लगाया जाएगा। तो रेलवे में क्या रहेगा मेरे दोस्तों कि रेलवे में आपको जब लगाया जाएगा तो रेलवे में आप जितना तनख्वाह लेते हैं उसका 4 गुना 5 गुना आपको कमा के दें। हाँ, आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ से कमाएंगे, लेकिन जैसे मान लो कोई डी ग्रुप में है, तो अगर वो ट्रेन की ध्यान रखना, पटरी की, ये सब कुछ कर रहा है, जैसे झंडी दिखाना वगैरह ये सब कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो ट्रेन को कंटिन्यू करने के लिए उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि कहीं ट्रैक कहीं से लकीज तो नहीं, कहीं से ट्रेन कहीं से मतलब डैमेज तो नहीं हो गई, ये सब चीजें देखता है। तो सब बंदे उस ट्रेन को देते हैं, ट्रेन का जो फेयर आता है, जितना किराया आता है, वो किराया आपकी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा रहता है। ठीक है, अब तो हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक वस्तु में 22% की छूट देने के पश्चात 6,552 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य याद करो। वस्तु का अंकित मूल्य P मान लो, और 22% छूट यानी 78% में 100 में से 22 गया तो कितना आएगा सर, 100 में से 22 गया तो 78% बटा 100 बराबर कितना आ गया सर, 6,520। 13 से कट किया 6 बार, और 13 से कट किया तो 5 बार 0 4 बार, 65 में 5 बार, फिर 5 में नहीं जाएगा, 52 में 4 बार, 13 चौक 52। अब इसको 6 से कट करो, 50 में 8 बार 2 24 में 4 बार, तो क्या आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्त, 84 इंटू 200, 8400। तो कोई ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन है ना, 8400। अब देखो कितने इजी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। मैंने कंप्लीट आपकी आरपीएफ का कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे मैंने आपके, उसमें ऐसा कोई, हाँ हर शिफ्ट में एक या दो एक प्रश्न देता है, उस प्रश्न को आपको छोड़ना है, उस प्रश्न को कब लास्ट में करना, उसमें टाइम नहीं देना। मैं नहीं कहता मैं पढ़ाऊं सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे लेके आओ, मैं कहता हूं आप जो जिस वैकेंसी में एग्जाम दे रहे हो उसमें सिलेक्शन लेकर आओ। मैं ये नहीं कहता मुझे पूरे में से पूरे चाहिए कि मुझे नाम कमाने से आपको जॉब दिलाना जरूरी है। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर हैंडल उस हिसाब से करने की। मैथ्स के 1% के चक्कर में अगर आप 5% छोड़ देते, मैथ का पर्सन भी उतना ही वेटेज रखता है जितने की वो 5% वेटेज रखते हैं। 5% से आप आगे निकल जाएंगे, 1% से कहीं आगे नहीं। 5% का मतलब है कि आप हजारों की संख्या में रैंक में आगे निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
एक वस्तु को 35% की छूट पर बेचा गया, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2275 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को 25% छूट पर बेचा तो विक्रय मूल्य 2275, अंकित मूल्य को क्या मानेंगे, एमआरपी कर लेते हैं, ठीक है। एमआरपी कितनी छूट 35, तो मतलब 65/100 बराबर अंकित मूल्य कितना है 2275। 13 को 5 बार 13 से कट करेंगे तो 1 बार, तो 7 और 2 9 97 में 7 बार बच गए कितने 6, 6 तो 65 में 5 बार, फिर 5 से कट कर दो, 5 से कट कर 17 में 3 बार, 25 में 5 बार। तो एमआरपी कितना आ गया है मेरे दोस्त, सर 35 गुणा 100 3500 आ गया ना। आप क्यों घबराइए, अरे हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बताइए, हम तो घबरा नहीं रहे यार। ये वन लाइनर मेथड में आपके आंसर ला रहे हैं, और इससे बढ़िया ट्रिक आपको और क्या बताए। आपका तो दिल गदगद हो जाना, आपका दिल जैसे कई एक दिन में क्लास ले रहा था, ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो पढ़ा रहा था, तो एक ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी ट्रिक आई थी कि वो इतने बड़े प्रश्न को एक ही लाइन में समेट दी, तो उसने इतना अच्छा कमेंट किया, मैंने भी कभी नहीं देखा। हालांकि ऐसा कुछ बाद में तो मैंने रील्स में भी देखा था किसी के साथ, लेकिन ये चीज देखा, उसमें क्या लिखा था, सर दिल गार्डन हो गया। अब ये क्या होता है दिल गार्डन, मैं सोचा यार दिल गार्डन कैसे हो गया, फिर बाद में अरे ये अलग मीन्स निकाले, मतलब सर दिल खुश हो गया, तो दिल गार्डन हो गया, इसका मतलब क्या है, दिल गार्डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी ये कोई प्रश्न नहीं रह जाए बीच में, ठीक है, कल ही एक प्रश्न छूट गया था। एक दुकानदार एक पुस्तक को, क्योंकि वो स्लाइड दबाते हो तो ये अगर कंटिन्यू कर 2 बार टच रह जाती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को ये मूव कर देती है, आगे स्लैप कर देती है, ठीक है। एक दुकानदार एक पुस्तक को 10% की छूट पर बेचने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात। अच्छा एक चीज आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज पढ़ो बाद में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। क्या बताएंगे कि ये सीपी, ये एसपी और ये एमआरपी, 100 रुपए की वस्तु है, लाभ कितना कमा रहा है सर 112% कमा रहा है, तो 112 एसपी है। 112 पे एमआरपी पे कितनी छूट दे रहा है, एमआरपी पे छूट कितनी दे रहा है कि सर 10% की, तो 9/10 बराबर 112, तो क्या 9 का भाग ज्यादा नहीं जाता सर, 120/9, 1120/9 एमआरपी आ गया 1120/9। अब 9 को इस तरफ ले आओ, ठीक है, इनका अनुपात कह रहे हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, सीपी अनुपात एमआरपी, एमआरपी कितना हो गया 1120/9, 1 0 से 1 0 उठ गया, 2 से कट गया तो 56, और 2 से कट गया तो 5, तो 45 अनुपात 56, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 45 और, तो 45 अनुपात 56, आंसर आ गया ए। क्या इसकी ट्रिक बताऊं आपको, हाँ सर इसकी ट्रिक तो हमें बता दो, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं नहीं बताऊं सर, ऐसा कोई बात होती है, चलो ट्रिक बता दो। इसकी ट्रिक क्या है, ये सीपी और ये एमआरपी, दोनों तरफ 100 लिख लो, 100 लिख लिया। छूट क्या है, छूट है, छूट को सीपी की तरफ घटा दो, लाभ है, लाभ को एमआरपी की तरफ जोड़ दो। ये कितना 100 में से 10 गया तो 90, और ये 100 + 12 तो 112, इनको कट कर दो, ये कितना आया 45, और 112 का आधा कितना आया 56, 2 से कट गया तो कितना आया 45 अनुपात 56। ये क्या हुआ सर, ये तो कमाल हो गया, 45 अनुपात 56 डायरेक्ट ही आ गई, ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रही। तो भाई डायरेक्ट अगर ये आपको ट्रिक बता दे तो क्या ये चीज आप समझते हैं, जिसमें ये क्या होती है, जिसमें अगर विक्रय मूल्य पूछ लेता है तो आपकी आदत हो जाती है विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये देखो ऐसे, इससे विक्रय मूल्य निकालना, इससे विक्रय मूल्य निकालना, तो ये सब चीजें एस पे निकालना, ये सब चीजें के लिए मैंने ये चीज बताई है। पहले तो कंसेप्ट को छुड़ाया, फिर ट्रिक पे लाया, अब ट्रिक में से और ट्रिक निकाल के लेके आया, तो पहले वो बीच वाली ट्रिक तो समझो कि एसपी भी कैसे निकालते हैं। जब आप एसपी नहीं निकालेंगे तो मेरे दोस्त फिर तो लफड़ा हो जाएगा, फिर तो मेरे को मरवा दोगे, मेरे को आगे गुरुजी आपने पढ़ाया था ये चीज, और ये देखो हमने एमआरपी को तैयार कर लिया, सीपी को आपकी ट्रिक पे कर लिया, एसपी को नहीं किया। भाई एसपी एग्जाम में आ गया तो इसलिए यार मेरे को तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 2000 रुपए अंकित करता है, 25% छूट देने के बाद वो 50% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य। अब देखो ये है हमारा सीपी और ये है एमआरपी, जब विक्रय मूल्य की बात नहीं हो रही तो 100 सीपी, ये 100 ये 100। अब क्या बोल रहा है कि 25% की छूट -25, लाभ कितने का हो रहा है 50 का +50, ये हो गया 75, ये हो गया 150, कितना हो गया 1:2। विक्रय मूल्य वो अंकित मूल्य कितना है 2000। अब मुझे ये बताओ कितने के मल्टीपल पर, सर ये तो 1000 के मल्टीपल पर बेटा है ना, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 2000, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया
1000 रुपये आ गया। तो ऑप्शन क्या आ गया सर? ए आ गया। ये क्या हो रहा है सर? ये इतनी इजी भी क्या ट्रिक होती है? ट्रिक होती है ना, ट्रिक बनाने वाला चाहिए, ट्रिक होती है मेरे दोस्त, ट्रिक बनाने वाला चाहिए। ट्रिक कंसेप्ट से आती है, लेकिन इसमें कंसेप्ट से आपको ट्रिक दिख नहीं रही, लेकिन ट्रिक कंसेप्ट से ही आती है। ठीक है, मैंने एक वस्तु 20% की छूट पर बेची। यदि वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो है कितना अधिक अंकित किया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 100 है। एमआरपी, एसपी और सीपी, देखो विक्रय मूल्य की बात करें, लाभ प्रतिशत पूछता है तो विक्रय मूल्य की बात करें, तो विक्रय मूल्य की बात करें मेरे दोस्त, तब है ना वो रेशियो वाला मेथड नहीं लगाना, तब तो ये हमारा 3 वाला ट्रिक लगाना। वो 2 वाली कब? जब क्रय मूल्य और एमआरपी में बात हो। कितना अधिक किया? 130 अधिक किया तो 130। अब 130 पे कितनी? 20% छूट, यानी 20% का मतलब 1/5। 1/5 तो कट गया, तो कितना? 4/5 बच गया। 4/5 निकालो, 5 से 26 बार, तो 26 को 4 से 104। कितने परसेंट का लाभ? 100 पर 4 बढ़ गया तो 4% का लाभ हो गया ना, सीधा सीधा 4% का इसको लाभ हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यह क्या हुआ? यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य के 95% पर बेचे तो उस व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा? ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, और ये हमारा क्या है? एमआरपी है। अब क्या बोल रहा है? 100% का। अब एमआरपी मान लो ये अगर 100 है तो ये कितना है? 180। तो कितनी? 12% की हानि होती है। 180 का 80% पर बेचता है, अंकित मूल्य के 80% बेचता है। सॉरी, अंकित मूल्य को 100 मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, अंकित मूल्य को 100 मानेंगे तब जाके थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहेगी। इस प्रकार भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बात क्या है, हमें कैलकुलेशन सबसे इजी से इजी वे में बनाना है। एमआरपी को मानो 100 रुपया, ठीक है, एमआरपी है 100 रुपये। अब एसपी है, एसपी क्या है? एमआरपी 100 है, इसके 80% पे बेचता है, यानी 80 रुपये में बेचता है, तो कितने परसेंट की हानि होती है? सर 12% की हानि होती है। तो सीपी गुणा 88/100 बराबर 80। 8 से किया तो 11 और 8 से किया तो 10, तो सीपी कितना हो गया सर? 1000/11 इसका सीपी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि सर इसको अगर 95% पर बेचते तो 95% पे बेचता तो 95 आ जाता, और जब 95 आ जाता तो 1000/11, 95 माइनस 1000/11 बराबर लाभ कितना हुआ? 95 को 11 से मल्टीप्लाई 55, और 99 और 5 104 माइनस 1000/11, तो कितना अधिक कमाया उसने? 45/11 अधिक कमाया। अब 45/11 अधिक कमाया, कितने पे कमाया? कि सर इसने कमाया 1011 पे, तो 45/11 रुपए अधिक कमाए किसमें? 1000/11, और प्रतिशत के लिए 100, 11 से 11 गया, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो को पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5% का प्रॉफिट। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4.5% का प्रॉफिट। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो क्या है? 12%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सभी लगाना है, एसपी, सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी है हमारा 100, कितना अधिक? 60% अधिक, तो 160 हो गया मेरे दोस्त। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी छूट देनी पड़ेगी? 100 पर 12%, 112। अब छूट पूछ रहा है, छूट कितने की दे? तो 160 माइनस 100 माइनस एक्स, एक्स छूट परसेंट रहती है बराबर 112। क्या कोई कट रहा? हाँ, 16 से कट रहा नहीं है, 10 बार, और 16 से कितने बार जाएगा? 7 बार। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 100 माइनस एक्स बराबर 70। एक्स उस तरफ चला गया, तो एक्स उस तरफ चला गया, तो 100 माइनस 70, एक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 30%। कितना आ गया? 30%। अगर ये ट्रिक्स नहीं समझ में आ रहे तो मेरे दोस्त आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ऐसा, लेकिन ये ट्रिक्स आपको यूज लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ये ट्रिक तो यूज लेनी ही पड़ेगी। ये मेरा आप पे दबाव है कि ये ट्रिक यूज, आपको कंसेप्ट यूज नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दूंगा मेरे दोस्त? लोग कर रहे हैं ना कंसेप्ट, इतने दिन करते आ रहे हैं ना कंसेप्ट। अगर ये ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे तो आपका कैसे कल्याण होगा रे मेरे बेटे, कैसे कल्याण होगा? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं।
एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, उसको क्रय मूल्य से 150% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है। सीपी, एसपी और एमआरपी, सीपी, एसपी और एमआरपी। सीपी है हमारा, सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, कितना अधिक है? 150, क्रय मूल्य से 150% अधिक है, क्रय मूल्य से 150% अधिक, यानी 100% तो है ही। 100 का 150% निकालो सर, 150 है तो 150 अधिक और यानी 250, जितना आता था उतना 100 में जोड़ते, 150 अधिक है। एक तो होता है क्रय मूल्य का 150% और एक होता है क्रय मूल्य से 150% अधिक, तो 250। 40% की छूट के 50, 600 रुपये में बेचा गया। 250 में जब 40% की छूट दी गई तो 40% मतलब 60/100 में बेचा गया। 1 0 से 1 0, 3/5, 5 से कट गया तो 50, तो कितने में? 150 रुपए में बेचा गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 150 नहीं सर, 600 में बेचा गया है। कितने में? 600 रुपए में बेचा गया। तो मल्टीपल देखो कितने का मल्टीपल है? 1 0 से 1 0, 15 में 4 बार, 4 का मल्टीपल है। एक्स क्या है? क्रय मूल्य एक्स, अरे हमारे हिसाब से 100 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 400 रुपए हो गया। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है ना सर बी, 400 रुपए इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि 20% और 35% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात एक वस्तु को 50,700 रुपए में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। कैसे करें? पहले तो इनकी क्रमिक छूट एक साथ बना लो, 20% प्लस 35%, एकल छूट बना लो, माइनस 20 गुणा 35/100। 20 और 35 55%, माइनस 20 को 700 तो 7% आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी? 48% की एकल छूट आ गई। कितनी आ गई? एकल छूट। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर ये कहां से आ गया यार, ये x प्लस वाई माइनस XY/100%। ये मैंने क्या बताया था? दो छूटों को एकल छूट में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, ठीक है। अब क्या है? ये हमारा एमआरपी है। अब एमआरपी में जब 48% छूट देंगे तो 4252/100 हो जाएगा, बराबर कितना है? 5700। कैसे कट करें इसको? 13 से कट हो रहा है, 13 से 4 बार, तो इसको 13 से कट करेंगे तो 50 में 3 बार बच गया, कितना? 11 117 में 9 बार, ठीक है। 4 को कट करेंगे 25, 25 को 3900 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बस 1 0 2 0 लास्ट में, 25 को 9 से 225 22, 25 को 75, 75 और 22 97, तो 97,500 रुपए आना है। 97,500 रुपए इस प्रश्न का आंसर। अगर ये क्या है? इसका अंकित मूल्य इतना अधिक अंकित, जब 48% की छूट दे रहा तो अधिक तो करना होगा ना। अधिक लगभग क्या होगा? हो सकता है कितना है? जस्ट ये तो डबल ही होने को चला, लगभग हो गया होगा ये 80-90% के लगभग हो गया, 90 से ऊपर अबाव ही है। तो कल मैंने एक चीज बताई थी मेरे दोस्त, खरीदार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उत्तम है? 45% की केवल एक छूट या 25 प्लस 20% की केवल 2 क्रमागत छूट? 25% प्लस 20% माइनस 20 गुणा 25/100%, 45% माइनस 50 तो 500/100%, 45 में से 5 गए तो 40%। इसकी एकल छूट कितनी आ गई? एकल छूट सर, इसकी एकल छूट आ गई 40%। इसकी किसके लिए पूछ रहा है? खरीदार के लिए। खरीदार मतलब जब हम खरीद, हमें ज्यादा छूट देगा वो बढ़िया रहेगी या कम? सर ज्यादा छूट दे तो ज्यादा छूट क्या दे रहा है? 45%। तो कौन सी? केवल एक सर हमारे लिए बेहतर रहेगी, ठीक है। एक 45 दे रहा है और 2 40 दे रहा है। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित किया है कि अंकित किए गए मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर बेहतर है तो अंकित मूल्य, अरे अंकित मूल्य क्रय मूल्य, मजा आ गया। सीपी एमआरपी, सीपी कितना है? लाभ छूट 10% की, तो 100 माइनस 10 डायरेक्ट लिखने लग जाओ, 90 है। 100 माइनस 10 लिखने की आदत छोड़ दो, धीरे धीरे हर आदत छोड़नी पड़ेगी। लाभ कितने का हो रहा है सर? 15 का हो रहा है ना, 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 115 हो गया। अब इसको कट कर दो 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 18, और इसको 5 से कट कर दोगे तो 23। लेकिन ये क्रय मूल्य 18 ने देकर कितना देर का है? 72 रुपए। कितने के मल्टीपल पर है सर? 4 के मल्टीपल पर है ना, ये भी 4 के मल्टीपल पर रहेगा। कितने रुपए हो गए? 92। तो अंकित कितना किया गया था? 92 रुपए अंकित मेरे दोस्त किया गया था। अब अंकित मत समझना, अंकित मूल्य था, ठीक है। कितना अंकित किया गया था?
अंकित किया गया था 92 रुपए। अब कोई अंकित हो बोले कि सर आप तो मेरे को बोल रहे हैं, आपको अंकित नहीं किया गया, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, 20% छूट दे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये तो सीपी, एसपी और एमआरपी से निकलेगा। अब आप कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि सर कभी आप ये लगाते हो जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में ही पूछे तो इतना ठीक है, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछते डायरेक्ट हमें कहाँ जाना है कि सर हमें डायरेक्ट इस जगह जाना है। किस जगह जाना है ये चीज ध्यान रखो। तो किस जगह जाना है, तीनों वाली सीरीज में एसपी निकालना है और एसपी निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। 100 हमारा सीपी कितना अधिक 30%, 130। 130 पर 20% की छूट दो, 4/5, 5 को कट करो तो कितना कट करोगे 26, 26 को 4 से तो 104, ये 104 आ गया। अब क्या पूछ रहा, लाभ परसेंट आ गया 4%। यार ये तो रिपीट हो गया, ऐसा परसेंट पहले भी आया था लेकिन रिपीट हो गया, ठीक है हो गया तो हो गया। कितना आ गया 4%। किसी एक बिल पर 35% की छूट और 20% एवं 20% दो क्रमांक छूटों के मध्य 22 रुपए का अंतर है तो बिल की धनराशि कितनी होगी। एक तो है 35%, ठीक है, और एक है 20 और 20% की। 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, ये एकल छूट निकालेंगे। एकल छूट कितनी हो गई, एकल छूट 40 - 400/100 तो 4 हो गई, तो कितनी हो गई सर 36% हो गई। इनका अंतर कितना होगा 36% - 35%, यानी 1%, लेकिन 1% ने देकर मान कितना दे रहा है 22। तो कुल धन कितना था 100%, तो 100% को 22 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर 2200 रुपए आ गया। 2200 रुपए का तो आंसर भी आ गया। यहाँ इतनी सोचने वाली क्या बात है कि आंसर क्या आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कि सुंदर ने एक सेल में 600 रुपए अंकित मूल्य वाला एक थैला खरीदा जिसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी उपलब्ध है। 600 रुपए अंकित मूल्य वाला एक थैला खरीदा जिसके अंकित मूल्य पर 25% छूट भी उपलब्ध है। उसे 25% छूट देने के पश्चात वाले मूल्य पर 10% छूट और दी गई तो सुंदर द्वारा किया गया अंतिम भुगतान, या तो इसकी एकल छूट बन लो। आज दो तरीके से बता रहा हूं, 25% की छूट दे रहा है और फिर 10% की अलग से छूट दे रहा है, -25 × 10/100। ये कितना हो गया 35% - 25 को 250 तो 2.5, यानी 32.5% की छूट दे रहा। या तो 600 का 32.5 घटाएंगे तो कितना 67.5% निकालो, या तो वो आ जाएगा। तो 600 का 67.5%, क्योंकि 100 में से जैसे 100 - x/100 लिखते हैं ना, वैसे 100 - 32.5/100 तो 67.5/100। 2 0 से 2 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, हासिल की 3, 7 42, 42 और 3 45, हासिल की 4 36, 36 और 4 40। एक तो आ गया 405 रुपए। लेकिन एक दूसरा तरीका बताऊं कैसे, सर मेथड दूसरा बताओ, दूसरा मेथड और ले लो, कितना इजी है। 600 रुपया है, कितने की छूट दे रहा है 25 की, यानी 75/100। 10 की, फिर 10 की छूट दे रहा है 90/100। 1 0 से 1 0, 25 तो 3/4, 1 0 से 1 0, 4 से 15 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45 × 9। जब 45 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 5 40, 9 चौक 36, 36 और 4 40, तो 405 रुपए में यहाँ भी आ गए। ये क्या हुआ सर, दोनों तरीके छोटे छोटे, और कौन सा तरीका यूज, आपकी मर्जी है कौन सा। मैं तो कहता हूँ ये तरीका यूज करो, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। दोनों छूटों को डायरेक्ट यूज करो तो डायरेक्ट आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। एक दुकानदार ने 8% की छूट पर एक टीवी सेट 17,940 में बेच दिया। 8% छूट पर 17,940 में बेच दिया और 19.6 रुपए का लाभ भी कमा लिया। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। पहले देखो ये सीधी सी बात है, सीपी, एसपी और एमआरपी निकालो। ये 100 है, अब कितना है 8% छूट, पहले लाभ कितना किया 119.6 का। अब क्या बोल रहा है यहां तक तो ठीक। अब यहां से क्या 8% की छूट दे रहा है, एमआरपी पर 8% छूट, यानी 100 - 8 × 100 92 बराबर 119.6 कैसे आएगा। 23 से कट होगा 4 बार, 23 से कट करेंगे तो 119 में 5 बार, फिर 46 में 2 बार, 4 से कट करेंगे 25 और 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लो आप 52 से, तो 50 और 25 और 50 130, कितना हो गया 130। तो एमआरपी कितना आ गया सर, एमआरपी आ गया 130 एमआरपी आ गया। अब जब 130 एमआरपी आ गया तो पूछ क्या रहा है कि अगर उसको कुछ भी छूट नहीं दी जाती तो कितने % का लाभ होता है, डायरेक्ट है ना। यहाँ पे 100 है तो कितना आ गया 30% का लाभ, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। इनमें से कोई नहीं, डी 30% का लाभ हो रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो उसे कितना लाभ होता, 30% का लाभ होता डायरेक्ट, तो डी आ गया। जब ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन आ गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु को 1800 रुपए पर अंकित किया गया है तथा उस पर 8% की 2 क्रमागत छूट दी गई है, तो यदि इन दो छूटों की बजाय विक्रेता 16% की छूट देते तो में कितना लाभ या हानि होती? 8 + 8 - 8 × 8/100, 16 - 0.64 यानी 15.36। एक तो ये है, ये तो हो गई एकल छूट, कितनी 8 वाली, और एक दूसरी वाली है, दूसरी छूट है वो डायरेक्ट 16%। इनका अंतर कितना है सर? इनका अंतर है 0, ऐसे तो समझोगे नहीं। 16.4 - 15.36% बराबर कितना? 0.64%। कितना अंतर है? 0.64। तो 18 का 0.64% निकालो। 1800 का 0.64%, 1800 गुणा 0.64/100, 2 0 से 2 0, 18 को 4 से 72 हासिल की 7, 18 को 6 से 108, और 108 और 7 115, कितने छोटे पॉइंट 2, तो 11.52 कोई ऑप्शन है? 11.52 ये है ना ऑप्शन, 11.52 का लाभ होना है। क्या है? 16% छूट देता है तो उसे कितना लाभ होना है? कौन? तो 11.52 का लाभ होना है। कितना लाभ या हानि किसको होना है? विक्रेता को। विक्रेता को तो हानि होगी ना यार, 16% पे देगा तो हानि होगी, सॉरी 16% पे देगा तो विक्रेता को हानि होगी और खरीदने वाले कस्टमर को लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज के कंप्लीट प्रश्न हो गए, आज की 27 आज की क्लास में प्रश्न हो गए। तो आपसे मिलते हैं हम कल, और तब तक जब तक आज की क्लास तक जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने पढ़ाया है वो सब चीज आप एक शांत दिमाग से कंप्लीट पढ़े, उनका रिवाइज करें, और ये 1-2 दिन में कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ये कंप्लीट होते ही आपको इनके प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ वो डाल दी जाएगी, तो उसको आप सोल्व करना शुरू कर दे। धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक और वैसे वैसे सोल्व करते रहिए। अन्यथा अगर एक बार बर्डन बढ़ गया तो ये सोच लेना कि ये बर्डन वापस आना बहुत मुश्किल है। ये इनको एक साथ करना, मैथ्स ऐसी एक बार बर्डन बढ़ गया, 1 महीना ध्यान मत दो, बस 1 महीने के आप तो 10 दिन ध्यान मत दो, 10 दिन में तो इतना बर्बाद कर देगी मैथ्स कि आपके फीस में जितनी स्कूल कोचिंग में आपने फीस जमा कराई ना उसका कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। क्योंकि मैथ्स ऐसी है, शुरू से टीचर्स उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि जहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है वहां से लेके उसको एडवांस तक कौन सी चीज पहले पढ़ानी, कौन सी कब पढ़ानी, उस हिसाब से पढ़ाता है। अब क्या करते हैं आप शुरू में 10 या कभी भी आप बीच में 10 दिन गैप खा दो, बीच का गया ना, आप लास्ट तक चाहे कंटिन्यू रह जाओ लेकिन आपकी फिर भी मैथ्स कंप्लीट नहीं होगी। मैथ्स का नियम यही है, रेगुलरिटी। एक बार कोचिंग रेगुलरिटी के साथ कर लो, मैं कहता हूं आपकी मैथ्स कमजोर हो ही नहीं सकती। मैथ्स कमजोर उसी की रही है जो स्कूलों में बंक मारता था, स्कूलों में भी छुट्टियां करता था, उसी की मैथ्स मेरे दोस्त कमजोर रहती थी। ठीक है, तो ये मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे दोस्तों पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी है। कितना समय बचा है 2024 का? 2024 के 5 महीने, 4.5 महीने तो गए, कितना टाइम बचा है? 8.5 महीने और बचे हैं, 7.5 महीने और बचे हैं। अगर इनमें कुछ करने का आप में हुनर है तो अपना हुनर आजमाइए और अपने घर भी नौकरी लेकर आइए और अपने मम्मी पापा का अपना साकार कीजिए, ताकि आप इतने दिन की 10th में आपने काली रातें की, सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के आपने सर हम 4 बजे उठ के आपने तैयारी की कि मुझे आज SST का पेपर देना है, आज मैथमेटिक्स का देना है, आज इंग्लिश का देना है, आज हिंदी का देना है, ये पढ़ा, सुबह रात को 11 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, रातों की नींद आराम की, और पिछले जस्ट मान लो पिछले वर्ष तक आपने करते, जब इस साल में अगर 1 साल 6-7 महीने के लिए आप अगर आप तैयारी नहीं कर पाते तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला, और नहीं होने वाला है तो क्यों उस टाइम पे आप पढ़ाई छोड़ दे, जिस टाइम पे आप 8th में 10th में 9th में रातें काली कर रहे थे, वहां क्यों कर रहे थे? उन रातें काली करने का कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा मेरे दोस्त। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सब चीजें तो आप छोड़ो और आपको यही करना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों, मम्मी पापा का नाम रोशन तो बाद में रोशन करना, पहले तो ब्याह कर लो, पहले तो ब्याह कर लो, नहीं फिर कोई किटा जाना पड़ो जे ताका गले का चढ़ावे चे कि कहीं चीज करनो रलो, ब्याह खटू हो लो किए हो लो, तो वह चीज़ा अपनाओ भी। उससे बढ़िया है कि आप पहले ही शादी कर लो, और शादी करने के लिए आपको जॉब चाहिए, या तो नौकरी या छोकरी। तो राजस्थान में 2 ही चीज़, हमें नौकरी चाहिए। अरे बेटा हमारी सिस्टर्स को हम नहीं दे सकते उस जगह, वो इलीगल है मेरे दोस्त, वो इलीगल है। वो अगर कोई देता है और आपकी नज़र में ऐसा है तो वो इलीगल, आप केस दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि
आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी सिस्टर्स को कभी, अगर जो माता पिता अगर आपकी सिस्टर्स को आपके लिए अगर गड्ढे में डाल रहे हैं तो ये सोचिए कि वो माता पिता नहीं है, वो आपकी सिस्टर्स के दुश्मन है। आपके तो चाहते हैं क्योंकि आपको तो पढ़ना नहीं पड़ा, वो बेचारी रात काली कर रही है, वो इतनी भयंकर मेहनत कर रही है, इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रही है, इतनी मेहनत के साथ तैयारी कर रही है, और उसको कहाँ ले जाके दे रहे हैं? आप जैसे ही लोग के, नहीं किसी का नहीं, आप जैसे ही लोग को दे रहे हैं, जिसको डायरेक्ट, अब लड़की किसको नहीं मिलती? जिसके पास इनकम सोर्स नहीं। यार सही बात है, माँ बाप गलत नहीं होते, जॉब सही ढूंढ रहे हैं, उनकी बेटी आके करेगी क्या? प्यार ही प्यार क्या? आपका प्यार क्या करेगा? आप कहते हैं सर मैंने उससे प्यार किया, आपका प्यार क्या करेगा? अरे यार उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, घर चलाने के लिए कुछ प्यार से काम नहीं चलता है, कुछ कमाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब आप अच्छी बीवी की उम्मीद रखते हैं तो अच्छा कमाइए। और गर्ल्स आपको भी कहता हूं कि अगर आपको अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आपके माता पिता से समझदार माता पिता है ही नहीं, और इतना अच्छा मौका मिला तो आपको इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आपको वो थिंकिंग चेंज करनी होगी कि लड़की नहीं लड़का हुआ है। लड़की और लड़के में वो डिफरेंस खत्म करना होगा। लड़की और लड़के में क्या अंतर है? मेरी लड़की रहेगी तो लड़की क्या दिक्कत है, तो तब जाके लड़की पे ऑपरेशन होना स्टार्ट होंगे कि ठीक है सर एक लड़की होगी, हमें खुशी है कि हमें एक लड़की होगी। नहीं तो तब तक ये प्रथा कौन चेंज? अब आप ये कहेंगे कि समाज में नहीं, समाज से खुद को सिर्फ और सिर्फ खुद को लड़ना होगा कि समाज की थिंकिंग कैसे सोच करे। कितने ही चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी चला ले, कितने ही चाहे कैंपेन चला ले, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद डटकर मुकाबला नहीं करेंगे। और उसके लिए आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके पीछे हजार तो नहीं 10-5 लड़कियां पीछे होती, लेकिन आप कुछ गलत करते हैं तो 1000 लड़कियों के आप रास्ते बंद कर देते हैं। एक छोटी सी गलती की खातिर आप 1000 लड़कियों, और वो माँ बाप उनको डर बैठ जाता है कि उसने वो गलती की, मेरी बेटी भी, उनको खुद की औलाद पर विश्वास नहीं रहता, क्योंकि उनको ये खुद की परवरिश भी विश्वास नहीं रहता है कि मैंने जो परवरिश की है क्या उस परवरिश पे मेरी लड़की भी ऐसा करेगी। अपनी परवरिश पे शक करके, अपनी परवरिश पे शक किया, अपनी परवरिश पे ध्यान नहीं देती, मैंने परवरिश भी की, ये मैंने परवरिश की ना, मैंने तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़। वो ध्यान न देके डायरेक्ट ये कहती उसकी बेटी ने ये किया है, आपको भी ये नहीं करना, आपको बाहर नहीं जाने दें। लेकिन अगर आप अच्छा नाम रोशन, तो आप ये कह सकते हैं उसकी बेटी भी, तो अगर एक भी समाज में एक नहीं तो उसने तो ये कर दिया कि आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे जो सक्सेस हो गया आज उस जगह है, IAS IPS RPF SI RPF कांस्टेबल है, RS है, SDM है, मजिस्ट्रेट है, वो क्यों नहीं बता रहे हैं आप? तो बताने का आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो आप खुद बनो एग्जाम्पल दूसरों के लिए, तब जाके ये थिंकिंग चेंज होगी। ना तो आप ये डिपेंड रहेंगे कि मुझे एक परिवार में इक्वल राइट्स नहीं, तब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक की एजुकेशन घर घर में नहीं है। बच्चे को एजुकेशन चाहिए, चाहे जॉब हो या नहीं हो, और हर स्टूडेंट की, हर बंदे की थिंकिंग चेंज होगी ना, तब जाके ये चीज़ इक्वल होने वाली है। ऐसा आज जब 80 साल से जो चलता आ रहा था, 70-85 साल से चलता आ रहा है, 70-75 साल से, वो आज भी चलने वाला। तो वो चेंज कब होगी? मैं एक ही चीज़ पे बल देता हूँ, एजुकेशन। जॉब आप भले ही मत लगो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लगो जॉब, लेकिन आप में वो हुनर होना चाहिए कि जॉब वाला जितना कमा है उसके दुगने तिगने अगर प्राइवेट से कमा रहे हो तो आपको जॉब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर इतना कमाने का आप में हुनर है तो आप जो दुगने तिगने कमा रहे हो उन पैसों को आप 10 लोगों को रोजगार दीजिए। अगर 10 लोगों को आप रोजगार देंगे तो आप ये मानिए कि आप अगर 10 लोगों को या अगर 5 को भी दे रहे हैं ना, आप अपनी जगह अच्छे लोग हैं। कैसे कि 5 आपकी वजह से 5 लोगों का घर चल रहा है, और उस अगर आप जॉब करते तो आप एक की वजह से सिर्फ आप ही का घर चलता। इसलिए अब देखो आप उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, उसके चक्कर में 10 लोगों का घर चल रहा है, आपका 11 लोगों का घर चल रहा है, और वैसे पहले कितने का एक का ही चल रहा था। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए कि आप में पढ़ोगे तो ब्रेन कब काम करेगा? जब पढ़ोगे। तो पढ़ाई इतना ब्रेन को काम करवाती है, आप सोच नहीं सकते कि यार इतना कैसे यूज होता है। और वही ब्रेन कहाँ काम करता है? बिजनेस में काम करता है। मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। अरे इतने दोस्त रहते हैं, जब आप पढ़ोगे इंटेलिजेंट दोस्तों के पास बैठोगे, जब उसके सुट्टा मार दोस्तों के पास बैठोगे तो वही थिंकिंग रहेगी, भाई मैं वो कर दूँ वो कर दूँ। और जब आप इंटेलिजेंट भाई उसमें आजकल ये चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में है, इसमें क्या है कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने जो ओरा रहता है वो बताता है कि आपको आगे जाके क्या करना, वो डिसाइड करता है आपको आगे जाके क्या करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार के ओरा में बैठना चाहते हैं, किसके में नहीं। अगर गलत में बैठ रहे हैं तो सही में बैठो, सही में बैठे तो सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप इस क्लास का रिवाइज करके रखिए। ठीक है, धन्यवाद।